पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आपका पेपर 1 जो आपका 80 मार्क्स का आना है वो कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 की क्लासेस भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। और उसके बाद में यदि बात करें तो ये चल रही है आपकी शाम में पेपर 3 की क्लास। और अब सुबह मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश करके एक टॉपिक है ना। देखिए, कुछ बच्चों की यूनिवर्सिटी में ये है, कुछ बच्चों की यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक नहीं है ना। तो आप लोग देखिए, मेरा वैसे शुरू से ही कहना है कि आप लोग अपना ऑफिशियली सिलेबस डाउनलोड कर लो एक बार, या कॉलेज से ले लो जा करके, या गूगल से डाउनलोड कर लो। उसके बाद में आप सब्जेक्ट्स मैच कर लो, टॉपिक मैच करके टॉपिक वाइज पढ़ते रहो। ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में भी आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, बट ये आपका ना आगे के सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेम में नहीं है ना। तो आप लोग ना अगर पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और बाकी CSJMU में है और अन्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चे आप लोग ज़रा एक बार अपने अपने सिलेबस से मैच कर लेना, ठीक है। तो वो क्लासेस जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है वो सुबह कल 10 बजे से शुरू हो रही हैं क्लासेस, तो उनको आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अब रही बात पेपर 3 की, ये आपका पेपर 3 चल रहा है, ये मिनिमम आप मान के चलो 1 वीक का बचा है बस। 1 वीक में ये टॉपिक आपका एंड कर देंगे, है ना। और फिर यहाँ पे हम आपकी कोई एक क्लास लगा देंगे, चाहे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की लगा दें, या जो योग और ड्रामा वाली है ना वो लगा दें, वो डिपेंड करता है, वो बात की बाद में डिसाइड करेंगे। सो आज हम लोगों को क्या पढ़ना था, व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। उससे पहले जरा ये बताओ, सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, ये बताओ बताओ, फटाफट से बता दो। और उसके बाद में इनकी आलोचना की, फिर उसके बाद में वो जो सिद्धांत आया, चलो उसको मैं बता देती हूँ। आपने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण पढ़ा उसके बाद में कल, तो एक बात बताए ना, चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे ना तभी चीज़ें याद हो पाएंगी। बहुत जल्दी हम जब टेस्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। बस ये पेपर 3 और ख़त्म हो जाए एक बार, तो तीनों के टेस्ट हम संडे को आपके लिया करेंगे, उसकी आप टेंशन ना लो, है ना। अब चलो देखते हैं, सबसे पहले व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण की यदि बात करें, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट की, तो सबसे पहले इसमें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आया। तो बिने साइमन ये वाला मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, बिने साइमन परीक्षण 1905 में जो इनका आया। उसके बाद में इन्हीं का जो क्या कहते हैं क्या, देखो उसके बाद में इन्हीं का जो उसके बाद में फिर आया, लेकिन उसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ, संशोधित होकर के आया। और जिसको किसने दिया, स्टैनफोर्ड ने, तो उसका नाम ही रख दिया गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। फिर आपने वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण पढ़ा, है ना। उसके बाद में अब आज आपको क्या पढ़ना है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, यानी इंडिविजुअल नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज परफॉर्मेंस टेस्ट। सो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण क्या था। आइए देखिए, ये मत सोचो कि मैं हम पूरा क्यों पढ़ा रहे हैं। जब मैं पूरा पढ़ाऊंगी ना, फिर चाहे पेपर आपका सब्जेक्टिव आना हो चाहे ऑब्जेक्टिव आना हो, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके या तो आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहो, और अगर मन हो तो नोट्स बना लो, ठीक। तो चलो देखते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया ना, भूल भुलैया परीक्षण में क्या होता है। जैसे आप देखते हो ना, दैनिक जागरण में पीछे गेम निकलता था, यहाँ पे एक बच्चा होता था, वो अपना रास्ता भूल जाता था, बोलते थे कि इसको रास्ते से पहुँचाओ, फिर आप देखते थे कि अच्छा इसको यहाँ से ले जाते हैं, फिर यहाँ से ले जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ से ले जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, और ऐसे करके इसको पूरा यहाँ पहुँचा देते हैं उसके फाइनल स्टेज पे। तो ये चीज़ें जो आपने पढ़ी ना, भूल भुलैया परीक्षण बोलते हैं इसको, जो आप लोग बचपन में बहुत मजे के साथ गेम खेलते थे। यह परीक्षण सन 1924 में पोर्टियस महोदय द्वारा बनाया गया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, आपका 13 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए इसमें कागज पर एक भूल भुलैया यानी 1/4 व्यू रचना 1/2 का चित्र होता है, जिसमें अनेक रास्ते होते तथा बिना भटके छोटे से छोटा तथा जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढना होता है। मतलब जो आदमी इस बच्चे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो रास्ता भूल के, उसको पहले पहुँचा दे और सही से पहुँचा दे। ये जैसे यहाँ पे मान लो आप पहुँचा रहे थे, फिर यहाँ आके आप अटक गए, यहाँ पे बंद है, तो इसका मतलब फिर वहाँ से गलत हो गया, फिर शुरू से शुरू करो। ऐसा आपने गेम खेला होगा ना, ऐसे मोबाइल में भी गेम्स होते हैं, तो उसे ही बुद्धिमान समझा जाता था। मतलब जो पहले कर दे और बहुत बिना रुके फटाफट से, तो उसे क्या समझते थे, बुद्धिमान समझते थे। देख रहे हैं आप बुद्धिमानी का लेवल। इसमें परीक्षण का समय निश्चित होता है, वह बीच में पेंसिल नहीं उठाई जाती है। देख लीजिए, ये इस गेम का रूल होता है कि आप बीच में पेंसिल नहीं उठा सकते कि अच्छा यहाँ से गलत हो गया, फिर इसको चलो इरेज कर दिया, फिर दोबारा से शुरू करते, ये अलाउड नहीं है गेम में, है ना।
उसके बाद में देखो, इसमें बालकों को पेंसिल से बाहर निकालने के मार्ग अंकित करना होता है। आयु के अनुसार ये भूल भुलैया कठिन होती जाती है। मतलब जैसे 13 से 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर दिए जाते हैं, फिर 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को 4 अवसर दिए जाते हैं। यदि वह दोनों बार असफल होता है तो उसे निम्न बुद्धि का समझा जाता है। इस परीक्षा के संबंध में गैरेट ने क्या लिखा, यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इसमें न केवल मानसिक योग्यता का वरन उसकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वो किस प्रकार से चीजों को नियोजित कर रहा है। बात समझ में आ गई भूल भुलैया परीक्षण की। अब जरा भाटिया जी का क्रियात्मक परीक्षण देख लो क्या था। तो यह परीक्षण सन 1955 में किसने दिया, चंद्रमोहन भाटिया जी द्वारा बनाया गया। चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित या अर्धशिक्षित है, यानी कि मतलब अशिक्षित या अर्धशिक्षित का मतलब आधी पढ़ी हुई, किसी का ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, किसी का इंटर ही है, किसी का हाई स्कूल है, किसी के बीए सेकेंड ईयर में ही शादी हो गई, वो अपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाए, किसी का बीएड या डीएलएड करने का मन था वो नहीं कर पाए, उनकी शादी हो गई। सो प्राउड फील करो कि आप लकी हो और आप बीएड में एडमिशन ले चुके हो और आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पा रहे हो, है ना। इसी कुछ से फील करो। बहुत से लोग हैं, मैं मतलब रियलिटी बता रही हूँ आपको, जो सिर्फ फीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं या जो सिर्फ सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं किसी विशेष कारणों की वजह से। तो प्राउड टू बी लकी, फील ऑलवेज लकी, है ना। देखो, चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित या अर्धशिक्षित है, लेकिन यह परीक्षण दोनों अशिक्षित या तथा विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षित सभी बालकों के लिए। इस बैटरी में निम्न 5 सहायक परीक्षण है। मतलब कितने हैं इसमें, 5 परीक्षण हैं। देखो, पहला क्या है, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इसे क्या बोला गया, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। अब इसमें क्या है, इस परीक्षण का निर्माण एससी कोहस यानी एससी कोहस के द्वारा 1923 में किया गया। इस परीक्षण में क्या किया गया, सुनना बहुत गौर से, कि लकड़ी के एक वर्ग यानी एक वर्ग के 1 वर्ग इंच के ब्लॉक होते हैं। कोहज द्वारा बनाए गए ब्लॉक में से बैटरी में शामिल किए गए हैं। ये रंगीन डिजाइन कार्ड पर छपे होते हैं, अर्थात हर एक विषय का एक कार्ड जिस पर रंगीन डिजाइन बना होता है ना। अब इस डिजाइन योग्य रंगीन गुटकों की सहायता से वैसी ही डिजाइन 10 विषयों को क्रमशः सरल से जटिल होते हैं और डिजाइन को बनाने में लगे समय तथा त्रुटियों के आधार पर बुद्धि का माप किया जाता है। जैसे ये आपके बॉक्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग रखे हैं। अब आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। जैसे आपने या आप अगर आपने कभी रीजनिंग पढ़ी है, मे बी पढ़ी तो होगी, अब आप डिबेट कर रहे हैं तो रीजनिंग जरूर पढ़ा होगा। जैसे आप देखते हो ना, उसमें इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, और ऐसे करके कुछ बना होता है और फिर बोलते हैं कि इसको एक में क्रॉस बना होता है ऐसे करके, और बोलते हैं बताओ कौन सा सही बनेगा। तो वो 4 होते हैं, बस इनके में क्या था, 10 रंगीन डिजाइन कार्ड थे। मतलब 10 रंगीन कार्ड होते हैं और फिर उसके बाद में फाइनली आपको कुछ ऐसा प्रिंट करके दिखाना होता है, या वो एक डिजाइन बता देंगे वैसा दिखाना होता है। तो उस बेसिस पे तय किया जाता है कि बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक। अब देखो, अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण। अब अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट क्या था, कि भाटिया की बैटरी में अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट को सम्मिलित किया गया। यह परीक्षण सन 1932 में प्रकाशित किया गया। इस परीक्षण में डॉक्टर भाटिया ने प्रारंभ में कुल 8 परीक्षण शामिल किए। पहले 4 परीक्षण के लिए 2 मिनट का समय दिया, अंतिम परीक्षण के लिए 3 मिनट का समय निर्धारित किया। इस परीक्षण के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से, देखो इसके 3 मुख्य भाग हैं कि पहला लकड़ी के बने 4 बॉक्स जो कि ऊपर से खुले हैं, जिनका एक किनारा नीला तथा दूसरा लाल होता है। विभिन्न प्रकार के लकड़ी के आयताकार गुटके जिनकी सहायता से प्रयोग की आकृति चित्रों के अनुसार बतानी होती है। इस परीक्षण को देने से पूर्व व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि किस प्रकार लाल ब्लॉक को लाल रेखा की तथा नीले ब्लॉक को नीली रेखा की ओर सरका कर काट सटाना है। अब इसमें 8 आयताकार गुटके प्रयोग किए जाते हैं तथा समय भी अब 2 मिनट ही निर्धारित किया गया। जो अभ्यर्थी निश्चित समय में 2 डिजाइन तैयार नहीं कर पाता उसे परीक्षण से रोक दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए 2 मिनट्स हो गए और आप वो पैटर्न नहीं बना पाए जैसा उसमें दिया था, तो आप क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, और जिसने बना लिया वो नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाएगा। तीसरा इनका क्या था, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट होता था एक। इसमें डॉक्टर भाटिया जी ने स्वयं डॉक्टर भाटिया ने स्वयं बनाया है। इसमें 8 कार्ड होते थे तथा प्रत्येक कार्ड पर एक रेखा आकार बना होता है। इस आकार को देखकर विशेष आकार बनाना है। इसमें अभ्यर्थी को आरेख बगैर पेंसिल उठाए ही बनाना है। इसमें भी प्रथम 4 आरेख के लिए 2 मिनट समय है व अंतिम 4 आरेख के लिए 3 मिनट का समय। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम आपको एक चीज दिखाते हैं, इन्हीं के इससे याद आया मेरे को। देखो, एक डिजाइन हम आपको बताते हैं और देखना भी बिना पेन उठाए बनाएंगे। ट्राई कर लो जरा आप लोग भी। देखो, ये जुड़े हैं आपस में तीनों, है ना।
देखो ये ऐसे है। अब ये डिज़ाइन आपको बनाना है बिना पेन उठाए। जरा अगर पास में आपके कॉपी पेन लेके बैठे हो, ये रजिस्टर है तो बनाओ। देखो अगर बन रहा है तो लिख दो यस मैम यस मैम यस मैम, बन गया। भाई हम वहाँ देख तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने बना लिया होगा। अगर बन जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ना बने तो देखो अभी हम सिखाते हैं कैसे बनाना है। बोलो सिखाएं? एक बार फटाफट से जरा यस मैम यस मैम यस मैम लिख दो, तो आज सिखा देते हैं। बोलो। आपको ये बनाना है, ये डिज़ाइन बनाना है बिना पेन उठाए। जैसे ये पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है ना, बिना पेन उठाए, बस ये वैसा ही है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट ही है, समझ लो एक तरीके से। बस भाटिया जी ने अपने आरेख दिए, हम आपको अपना आरेख से बता रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस पैटर्न को बिना डिज़ाइन मतलब बिना पेन उठाए बनाना है। अभी देखो हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, फटाफट से बोल दो एक बार यस मैम प्लीज़ सिखा दो सिखा दो। फिर जब सीख लेना तब घर में बोकाल दिखाना। छोटे छोटे बच्चे हों जो, उनको बुलाना ए यहाँ हो छोटू पिंकू चिंटू मिंटू, चलो बताओ ये कैसे बनेगा, बताओ। देखो आओ जादू दिखाएं तुमको, आओ। फिर बढ़िया भोकाल से, अरे भैया बहुत बढ़िया बना लेते हैं, अरे दीदी बहुत बढ़िया बना लेती हैं। चलो देखो कैसे बनता है ये। देखो ऐसे शुरू करो, 1 2 3, देख रहे हो? देखते रहना। बोलो अभी। अब यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा आपको, है ना? आप यही सोच रहे होगे ना, तभी तो हमने कहा रुको फिर से दिखाते हैं। रेडी रहना एकदम। देखो पेन कहीं दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं, और दूसरी चीज कहीं पे मेरा पेन ये उठ नहीं रहा है। आप देखो, बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना, चलो गुड दे देते हैं। अगर अच्छा लग रहा है ना, एक बार क्लास में बताओ, हम आपको पैटर्न बनाना सिखा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक बार लिख दो यस मैम बहुत अच्छा लग रहा है, ये कुछ भी बढ़िया। चलो एक बार फिर से सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको शुरू करना होगा, कहाँ से शुरू करना होगा? 1 2 3 ऐसे सी बनाओ, फिर इसी को जोड़ दो। इसको जोड़ने के बाद में आप ये लाइन बनाओ, फिर ये लाइन बनाओ, फिर ये, फिर कहते हैं ना ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। लो बन गया बिना। और यहाँ पे टास्क क्या है कि बिना पेन उठाए बनाना है, और रिपीट नहीं करना है कि एक बार ये लाइन बनाई फिर उसके बाद में पीछे आ गया। हाँ, रिपीट नहीं करना है। देखो मैंने ऐसे ही बनाना है, इट्स सो सिंपल। ऐसे 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 जल्दी जल्दी देखो बना रहे हूँ। ठीक, बन गया। ओके, ये आपने सीख लिया पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। अब देखो जरा तात्कालिक स्मृति परीक्षण क्या था कि इसमें कुछ अंक बोले जाते हैं, प्रयोज्य उसको तुरंत दोहराता है, जिससे उसकी तत्कालिक स्मृति का पता चलता है। इसमें भी 2 भाग हैं, पहला शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए, दूसरा अशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए। चित्र रचना परीक्षण क्या होता है? पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है। इसमें 5 विषय रहते हैं जो ग्रामीण जीवन से संबंधित होते हैं। इन चित्रों में क्रमशः 2 4 6 8 12 के टुकड़े रहते हैं। प्रयोज्य के सामने एक बार में एक चित्र के टुकड़े रखे जाते हैं, और वह उन टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाता है। इस परीक्षण को व्यक्तिगत रूप से प्रशासित करने में 1 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्या है? आकार फलक परीक्षण। अब देखो इसमें क्या है? फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इस परीक्षण का आवाज सेगुइन तथा गोडार्ड ने किया था। इस परीक्षण में एक तख्ता होता है जिसमें आयताकार, चतुर्भुज, गोलाकार आदि अनेक प्रकार के खाने बने होते हैं, तथा उसी के अनुरूप लकड़ी के गुटके होते हैं जो उन खानों में फिट करने होते हैं। अंत में परीक्षार्थी को गुटकों को फिर से लगाने में लगा समय तथा गलतियों को नोट किया जाता है, और फिर उस आधार पर अंक ज्ञात होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण में सैगुइन आकार फलक के अतिरिक्त ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण भी शामिल है। नीचे दिए गए चित्र में 4 वर्ष के बालक बालकों की सहायता से एक ऐसा ढांचा बनाने का प्रयास कर रहा है जैसा निरीक्षक ने बनाया है। अभी हम आपको दिखा भी देंगे। पहले देखो, सामूहिक शब्द या भाषात्मक परीक्षण क्या है, यानी कि ग्रुप वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण। मैंने आपको कल बताया था ना कि बुद्धि परीक्षण को कितने भाग में विभाजित किया गया था, तो आपने बताया था मैम एक व्यक्तिगत और एक क्या सामूहिक। फिर मैंने आपको वो चार्ट याद करो, व्यक्तिगत के अंतर्गत पढ़ाया, फिर सामूहिक के अंतर्गत पढ़ाया था। तो अब आपको क्या पढ़ना है? सामूहिक, शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षणगत के अंतर्गत में आपको आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़ना है। तो इन परीक्षणों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के सैनिकों की जांच के लिए किया गया। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के ऊपर ही किया जा सकता है। इस परीक्षण के द्वारा कुशल विशेषज्ञ होने की क्षमता वाले, बड़े अफसर होने की क्षमता वाले तथा परीक्षण की आवश्यकता वाले लोगों का अलग अलग पता चल सका। कोल एवं ब्रुस के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग करके लगभग 20 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा ली गई। अब सोचो ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ ये एक तरीके से। इसमें 8 भाग होते हैं, मतलब 8 पार्ट में, जिनमें 12 से लेकर के 48 प्रश्न होते हैं। मतलब इस टेस्ट को कितने पार्ट में कंप्लीट किया गया? जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 8 में कंप्लीट किया गया, और जिसमें कितने 12 से लेकर के 48 प्रश्न थे जो क्रमशः सरल और कठिन स्तर पर है। मतलब शुरू में सरल फिर कठिन, ऐसे। इस परीक्षण का समय अवधि कितनी थी? 24 मिनट थी। अधिकतम
अधिकतम प्राप्तांक 212 बिंदु हैं। इनमें अफसरों का सामान्य फलक 106 तथा सिपाहियों का 60 है। ठीक, अब देखो आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षा कैसे हुई है आपकी परीक्षण, ये टेस्ट कैसे हुआ था, कैसे इसकी खोज हुई। आर्मी अल्फा परीक्षण की सफलता के बाद अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्धवान नौसेना विभागों के सैनिकों के वर्गीकरण के लिए कुछ समूह परीक्षण बनाए गए, जिनमें दो विशेष रूप से उल्लेखनीय नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, उसके बाद में सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। क्रूज के अनुसार अनुपात के अनुसार सन 1941 से सन 1946 तक सेना में सामान्य वर्गीकरण परीक्षण के द्वारा लगभग 1 अरब से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई। इस परीक्षण में 3 तरह के परीक्षण विषय होते हैं, एक तो शब्दकोश संबंधी समस्याएं, दूसरी अंकगणित संबंधी समस्याएं और तीसरी ब्लॉक गिनने की समस्या। गैरेट के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया। जैसे आप देखते हो ना जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है सोहनलाल बुद्धि परीक्षण क्या आता है, तो देखो सोहनलाल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला में 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए डॉक्टर सोहनलाल द्वारा निर्मित एक समूह परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 13 14 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए तथा वयस्कों के लिए भी बुद्धि परीक्षण बनाए गए। 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए डॉक्टर सोहनलाल द्वारा बनाए गए बुद्धि परीक्षण के कुछ उदाहरण देखो ऐसे। आवश्यकता है जंगल में किसकी आवश्यकता है बताओ, शेर की, भालू की, सांप की, कीचड़ की कि पेड़ की। फिर समुद्र में हवाई जहाज, पानी, यात्रा, धुंध, ठंड, क्या होता है समुद्र में, क्या होता है बताओ। बर्फ में बुरादा, कंबल, टाट, कूड़ा, धुआं, ठंड, मतलब बर्फ से क्या होती है। तो कुल मिला के ऐसे जो फिल इन द ब्लैंक्स जिन्हें आप बोलते हो ना, वो है एक तरीके का। 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाए गए परीक्षण के कुछ विषय निम्न हैं, कौन कौन से। इन शब्दों को देखो, पहला मलमल, लट्ठा, चमड़ा, नारकीय। इनमें जो अलग है उनके नीचे लाइन खींचनी है। कैसे कि देखो ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कि मान लो दिया है 4 में से एक आपको अलग छांटना है, जैसे बुक हो गया, स्कूल हो गई है ना, उसके बाद में नॉवेल हो गई, ठीक है, और उसके बाद में आप एक मान लो गीता हो गई। तब आप क्या, आपसे कहा गया कि जो इसमें अलग हो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। तो आपने कहा कि मैम हमने स्कूल को कर दिया। हमने कहा क्यों, आपने कहा मैम बुक ये भी पेज से बनी, नॉवल ये भी पेज से बनी, गीता ये भी पेज से बनी होती है। स्कूल जो है बिल्डिंग मटेरियल से बना होता है। आप ये अपने नॉर्मल रीजनिंग की यदि आपने क्लासेस कभी की हैं तो आपने उसमें पढ़ा होगा, है ना। तो ये बस वही है, सिंपल सा। आप देखो जरा, टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण क्या है। तो इस परीक्षण का निर्माण सन 1920 में किया गया। इन परीक्षण में 10 उप परीक्षण है, कौन कौन से। अंक श्रृंखला की पूर्ति, जैसे आपने मिसिंग नंबर्स पढ़े होंगे ना, जैसे 2 4 6 8, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने कहा मैम 10 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल चल रहा है। हमने कहा वेरी गुड, है ना। जैसे सूचना अव्यवस्थित वाक्य जैसे नहीं होते कि राम जाएगा घर ट्रेन कल, तो उसको आपको मैच करना होता है। तो कल राम घर जाएगा ट्रेन से, ऐसे करके, है ना। उसके बाद में गणितीय कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे आपकी एक इक्वेशन लिखी होती है ना, रुको बताते हैं हम कैसे होती है, वेट। जैसे आपका लिखा होता है ना 2 × 3 + 5 = 0। तो अब आपसे कहा जाएगा कि आपको प्लस की जगह पे माइनस का प्रयोग करना है ना, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड का प्रयोग करना है, तब बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो ऐसी कुछ गणितीय समस्याएं होती है। शाब्दिक और विलोम, मतलब शब्दार्थ और विलोम से रिलेटेड तर्क संगत चयन, अनुपात पूर्ति, वर्गीकरण, वाक्यों का अर्थ, कहावत, जैसे कहावत बोली जाती है ना, उसमें बीच में छोड़ दिया जाता है। जैसे मन चंगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मन चंगा तो ... तो बताओ क्या होगा। तो आगे आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे। मन चंगा तो सब कुछ बढ़िया, एक ऑप्शन बी। उसके बाद में फिर आप मैच करो, मन चंगा तो सब कुछ बढ़िया हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ना। ऐसे करके आपको कुल मिला के ये जो है पूरी क्या करनी होती, कहावत को पूरा करना होता है। जैसे मन चंगा तो आगे क्या होता है, मन चंगा तो कटौतिम गंगा, ऐसे बोलते हैं। जैसे एक कहावत होती है ना आपकी कि कोई भी कहावत, अभी देखो ऐसे कहावत भी नहीं याद आ रही, ऐसे 75 कहावतें याद है, चाहे डेली यूज़ करते हो बोलने में, है ना। और जल्दी जल्दी, अच्छा जिसको जिसको याद है फटाफट से कहावत लिख दो। देखो कहावत नहीं याद आ रही है, हमें अपने आप पे हंसी आ रही है। अब जरा एक बार कहावत लिख दो भाई, जिसको जिसको जो जो कहावतें आती हैं, जो आपके, देखो नॉर्मली कहावत क्या होती है, कुछ नहीं होती, घर में मम्मी लोग जो यूज़ करती हैं ना, बस वही कहावत होती है, जो अम्मा दादी और पापा लोग, मम्मा लोग बीच बीच में यूज़ करते हैं ना, वही। जैसे मन चंगा तो कटौतिम गंगा,
लिखो जरा फटाफट से एक बार, जिसको जो कहावत याद हो। जैसे एक याद आ रही है लेकिन वो कह दें, बताओ बोलो तो कहना है। ऐसे बोलते ना, कुकुर दो बचिया नहीं होत, तो बस वैसी ही वाली है ना। तो जैसे कहावत होती है, तो ये सब चीज़ें इस परीक्षण के अंतर्गत आती है। इसका प्रशासन समय 35 मिनट व प्रश्नों की संख्या 185 है। यह परीक्षण सामान्य वर्गीकरण करने हेतु तो बहुत सफल सिद्ध हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया कहावतें लिख रहे हो आप लोग। अब देखो सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है। तो आर्मी बीटा परीक्षण देखो जरा। आर्मी बीटा एक अशाब्दिक परीक्षण है तथा यह परीक्षण भिन्न भाषा भाषी व अशिक्षित सिपाहियों की बुद्धि परीक्षण हेतु तैयार की गई है। इस परीक्षण की रचना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई। इस परीक्षण में कुछ चित्र व आकृति ही होती है जो अशिक्षित लोग भी समझ सके। प्रारंभ में इसके 15 उप परीक्षण थे, लेकिन किसी कारणवश उनमें से कुछ को निकालना पड़ा। बाद में इस केवल कितने बचे? 7 उप परीक्षण बचे। पहले कितने थे? जरा एक बार फटाफट से लिखो। सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण में पहले कितने परीक्षण थे? अगर देख के भी नहीं लिख पा रहे हो तो अभी हाथ डंडा उठाए रहे। रुको आप लोगों के लिए हम, हाँ बोलो, अभी हाथ डंडा उठाएं, डंडा उठाएं, एक तरफ से दे पिटाई सूट दें आप लोगों को, कूट कूट को कूट दें पूरा। हाँ, ये जो बच्चे 15 लिख रहे हैं ना, वो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आज जो 15 लिखा उन्हीं को केवल बिल्लू से मिलाएंगे और बाकियों को क्लास से भगा देंगे हम, और उसके बाद बिल्लू दिखाएंगे। फिर देखो कौन कौन से 7 बचे। तो देखो पहला घन विश्लेषण यानी क्यूब एनालिसिस। आपने देखा होगा, क्यूब वाले चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोलो। एक मानक पासा होता है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताओ। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है ना। फिर यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो आप पूछेंगे कि बताओ जो एक फलक बची उसमें कौन सा ऐसे होगा? मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, पढ़ा है ना, बस वही वाला। फिर संख्या जात, व्यू, चित्र पूर्ति, अंक प्रतीक, रेखा गणती, आकृति आलेखन और काटो घेरो श्रेणी यानी XOCDs। इस परीक्षण की शक्ति की अपेक्षा गति पर ध्यान दिया जाता है, यति पर ध्यान दिया जाता है। पिगन अशाब्दिक परीक्षण क्या है? अब देखो पिगन का अशाब्दिक परीक्षण क्या है। यह परीक्षण इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिगन द्वारा बनाया गया। इसमें 4 उप परीक्षण है तथा चारों उप परीक्षणों को क्रमशः प्रत्यक्षात्मक, गति समानता, सादृश्य व आकृति क्रम में परीक्षण पद है। शिकागो का अशाब्दिक परीक्षण क्या है? देखो यह परीक्षण 6 वर्ष की आयु से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए है, लेकिन 13 वर्ष की आयु के लिए यह परीक्षण बहुत आवश्यक है। उससे अधिक आयु के लिए के लोगों की बुद्धि परीक्षा में यह इतना उपयोगी नहीं है। इस परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण पद इस प्रकार है। पहला, आपका प्रतीकात्मक अंक यानी सिंबल डिजिट्स, समानताओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण, लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, कागज आकार परख, चित्र विन्यास और आकृतियों की तुलना। फिर डॉक्टर गुड इनफ ड्रॉ अ मैन टेस्ट। अब ये क्या है? यानी कि डॉक्टर गुड इनफ मनुष्य कर्षण परीक्षण क्या है? इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर गुड इनफ जो एक महिला मनोवैज्ञानिक थी। अब देखो गुड इनफ से क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? एक महिला मनोवैज्ञानिक थी, उनके द्वारा सन 1926 में किया गया था। जब समय कम हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष का चित्र बनाने को कहा जाता है तथा बच्चे पुरुष को सब प्रत्यय की भली भांति परिचित होते हैं। विशेष कौशल, अभिव्यक्ति, प्रेक्षण आदि पर उन्हें विशेष अंक मिलते हैं। इस परीक्षण के 3 उपमापनी है। कौन कौन से? पुरुष मापनी, महिला मापनी और आत्म मापनी। अतः बच्चे को 3 चित्र पुरुष, स्त्री व अपना बनाना होता है। यह कल्चर फ्री टेस्ट है। इसका विश्वसनीयता गुणा में कितना 68 से लेकर के 90 तक तथा वैधता गुण 50 तक पाया गया है। अब देखो उसके बाद में आता है केटल संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण। अब ये क्या है कि केटल पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इस तरह के परीक्षण में 3 वर्ग दिए गए होते हैं तथा चौथे वर्ग की जगह खाली होती है। 3 वर्ग में कुछ आकार बने हुए हैं, बाईं ओर 5 वर्गों में कुछ आकार दिए गए हैं। प्रस्तुत चित्र में चौथे वर्ग की जगह में 5 वर्गों में से एक आकार क्या होता है? रचना रखते हैं जो उसमें उपयुक्त बैठती है तथा उसका संबंध तीसरे वर्ग से वही होता है जो पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो केटल ऐसे होता था, एक तरफ ये 5 बॉक्स दिए गए हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जो पहले वर्ग का दूसरे से क्या है संबंध है, देखो
इसके क्रॉस के बाद में सर्कल आया, क्रॉस के बाद में सर्कल आया, है ना। इनके भी देखो क्रॉस के बाद में सर्कल आया। ऐसे करके जो यहाँ पे आएगा वो आपको लिखना होता है, वो आपको बनाना होता है। परीक्षार्थी को सरल भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। इस परीक्षण की विशेषता होती है कि इसमें प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि उसमें किसी विशिष्ट सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें व्यक्ति किसी भी संस्कृति से जन्मा क्यों ना हो, उनका उत्तर देने में सफल हो जाता है। यानी कोई लैंग्वेज इशू नहीं होता इसमें। इंग्लिश का मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, उर्दू माध्यम का हो, चाहे जिस माध्यम का बच्चा हो, सब कर लेंगे। उसके बाद में देखो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट क्या है। इन्होंने क्या बताया कि इस परीक्षण का निर्माण जेसी रेवन द्वारा अनुमानतः सन 1936-38 में किया गया। यह एक तरह का अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण है। इस परीक्षण में बहुविकल्पीय एकांश यानी मल्टीपल चॉइस आइटम होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक एकांश में 2 पंक्तियां यानी 2 रो तथा 3 कॉलम होते हैं। यानी कि ये रो होती है आपकी, ये 2 रो हो गई और एक ये आपके कॉलम हो गए। देखो 1 2 कॉलम, 1 2 3 कॉलम हो गए, 1 और 2 ये रो हो गए, है ना। इसमें चित्र इस प्रकार होते हैं कि प्रत्येक स्तंभ, कॉलम, एक पंक्ति, रो के चित्र आपस में अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स में एक जगह रिक्त होती है। व्यक्ति को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर भरना होता है, जैसे निम्न चित्र में दिखाएगा। कैसे कि देखो 1 और 1 ये क्या है, 2 रो है। कॉलम देखो 1 2 3 है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहले 1 0 थे, फिर 2 0 थे, फिर 3 0 थे। अब देखो इसमें 2 x है, इसमें 4 x है। तो अब आपसे पूछा गया कि इसमें बताओ कितने होंगे, बोलो। तो आपको ऑप्शन ए ये दिया गया, ऑप्शन बी ये दिया गया, ऑप्शन सी ये दिया गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन, तो मतलब ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन, जैसे आपने 12th में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो बस उससे रिलेटेड है। इस परीक्षण में 3 प्रारूप होते हैं कि मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स होता है, एक एसपीएम जिसे आप बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इस यह वयस्कों के लिए तथा 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए बनाया गया। इसमें 60 मैट्रिक्स होते हैं जो 5 भागों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक सेट में 12 मैट्रिक्स होते हैं। फिर एक रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स होता है, यानी जिसे आप सीपीएम बोलते हो, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, है ना। इसके द्वारा 4 साल के से 10 साल के बालकों की बुद्धि की जांच होती है। 10 साल के ऊपर उन बच्चों की जांच होती है जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। इसमें 36 मैट्रिक्स होते हैं जो 3 भागों में विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक 12-12 सेट होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, उच्चतर प्रगतिशील मैट्रिक्स क्या है कि ये उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। वह ऊपर दिए गए दोनों मैट्रिक्स उनके लिए सरल होते हैं। इसमें 12-12 मैट्रिक्स के 3 सेट होते हैं तथा इनकी कठिनाई स्तर अधिक होता है। उसके अंदर बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग, अभी तक आपने व्यक्तिगत, मैंने कल आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड बताया। अब हम पूछेंगे आपसे कि भैया देखो ये सब इतने परीक्षण लोगों ने किए हैं, आखिर इन लोगों ने इतने परीक्षण किए हैं जो आपको आज पढ़ना पड़ रहा है ना, तो ये इनका उपयोग क्या है, इनका यूज क्या है। जैसे एक इंटर में आपको अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा सब पढ़ाया जाता है। वो बच्चा जब आगे चल के किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है तो वो अपने मैथ्स वाले सर से क्या पूछता है, सर आपने जो हमको अल्फा बीटा लैम्डा थैम्डा ये सब पढ़ाया है, इसका प्रयोग कहाँ है, आप हमको ये बताओ, जॉब में इसका यूज अल्टीमेटली कहाँ पे। तो देखिए जॉब में भले यूज नहीं है, लेकिन वो बच्चे इतना इरिटेट, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि, लेकिन अब देखो सिलेबस है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्हीं से आपको मार्क्स मिलेंगे। अल्टीमेटली वही मार्क्स आपके आगे चल के मेरिट बनाएंगे। अगर वो आपने लैम्डा और फिर थीटा बीटा गामा ये सब नहीं पढ़ा होता तो आप आज बीएड थोड़ी ना कर रहे होते हैं, आप आगे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर कैसे बनेंगे फिर, है ना। सो इसलिए वो सब पढ़ाया जाता है, बाकी ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, अब बुद्धि परीक्षण तो आपने इतने सारे पढ़ लिए हैं। सबसे पहले भूल भुलैया वाला पढ़ा, सबसे पहले आपने बिने का पढ़ा, उसके बाद में स्टैनफोर्ड बिने का पढ़ा, उसके बाद में बहुत सारे आपने पढ़ लिए हैं। तो अब जरा बताओ इनका यूज़ कहाँ पे है मैम। एक बच्चा खड़ा हुआ, सर इसका यूज़ कहाँ पे है, बहुत फ्रस्ट्रेट होगा कि इतने सारे बुद्धि परीक्षण पढ़ा दिए, आखिर इनका यूज़ कहाँ है। अभी बताते हैं यूज़ कहाँ है। देखो कि विविध क्रियाओं के लिए उचित उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट शिक्षण के कोर्स में दाखिला लेने के लिए, यानी कि जब आपका देखो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, बीएड का एंट्रेंस दिया था आपने, तो उसमें पूछा गया था ना वो छात्रवृत्तियां निश्चित करना, कोई विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उम्मीदवार चुनना, विद्यालय के विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए उचित विद्यार्थी चुनना इत्यादि। फिर सेकंड पॉइंट क्या, वर्गीकरण के लिए, मतलब आप 10 बच्चे बैठे हैं, उनमें आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा बालक तीव्र बुद्धि का है, कौन सा मंद बुद्धि का है, कौन सा औसत बुद्धि का है। अब मैम ये तीव्र बुद्धि वाले बालक ये कौन होते हैं, मंद बुद्धि वाले कौन होते हैं, औसत बुद्धि वाले कौन से होते हैं। हमने कहा तो मंद बुद्धि वाले तो आप सब हो। देखो मंद बुद्धि वाले पढ़ाएंगे नहीं हम, क्यों, क्योंकि मंद बुद्धि वाले तो आप लोग है, अब तीव्र बुद्धि वाले पढ़ा देंगे और औसत बुद्धि वाले पढ़ा देंगे।
गुस्सा हो गए क्या? ना भाई, आप सब लोग तीव्र बुद्धि वाले जितने बच्चे आ रहे हो ना, यू ऑल आर द कुशाग्र बुद्धि बालक। अब बालिकाएं सोच रही होंगी मैम हमको क्यों नहीं कह रही। भाई बालक का मतलब सब आ गए, बालक बालिका सब इसमें शामिल हो, है ना। तो कुछ मेरे जितने ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो रोज आ रहे हैं क्लास में, आप सब लोग चिंता ना करो, कोई मंद वंद नहीं है। कोई ऊपर से अगर मंद बुद्धि कह दे आपको तो हमसे शिकायत कर देना कि हम उसकी ना लंका लगा देंगे। तीव्र बुद्धि बालक हैं आप लोग, अपने आप को कमजोर नहीं समझिएगा। और अभी जो इसके बाद वाले लेसन है ना, उसमें बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर वो पढ़ाएंगे भाई, बड़ी मजा आएगी पढ़ने में, है ना। फिर देखो अब उन्नति के लिए होता है, ये केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य व्यावसायिक या सामाजिक स्थितियों में भी व्यक्तियों के उन्नति प्रदान करने के लिए बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी सिद्ध होती हैं। व्यक्ति की क्षमता जानने के लिए, भाई उसके अंदर के पोटेंशियल जानने के लिए ये बुद्धि परीक्षाएं व्यक्ति की क्षमताओं का ज्ञान कराने में सहायता देती हैं, जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता की भविष्यवाणी करना संभव हो सकता है। इस प्रकार ज्ञान द्वारा अध्यापक को निम्नलिखित बातों की सहायता मिलती है। पहला, मार्गदर्शन प्रदान करने में। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में सहायक। तीसरा, आकांक्षा का उचित स्तर स्थापित करने में। अब बुद्धि परीक्षण की कुछ सीमाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये बुद्धि परीक्षण कर लिए और उसी के बेसिस पे आपने बता दिया कि ये कुशाग्र बुद्धि बालक है सर, ये मंद बुद्धि बालक है, ऐसा नहीं है। और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अब इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस है आइए जानते हैं। कि निम्न बुद्धि के कारण बच्चों का अध्यापकों एवं अभिभावकों की उपेक्षा का शिकार होना, विभिन्न परिणाम उत्पन्न करना, सही योग्यता का मापन ना कर पाना, एक ही परीक्षण विभिन्न अवसरों पर अलग अलग फल देता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, है ना। अतः यह विश्वसनीय भी नहीं कहा जा सकता। अनेक सावधानी के बाद भी ये जन्मजात योग्यता का मापन नहीं कर पाते। विश्वसनीयता की कमी है इसमें। अब बुद्धि परीक्षणों की शिक्षा में उपादेयता कितनी है? पहला, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में व्यक्तियों के शैक्षिक सफलता व असफलता का पूर्व अनुमान लगाना, कम और तीव्र बुद्धि बालकों में अंतर की जांच करना, व्यक्ति की वैयक्तिक विभिन्नताओं का पता लगाना, कर्मचारियों के चयन में प्रयोग, सेना व अनुसंधान के प्रयोग, व्यक्ति के सामान्य बुद्धि स्तर का पता लगाना। बिल्लू को आने का समय हो गया। जरा एक बार अगर आपको बिल्लू से मिलना है तो फटाफट से, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं और जो चुपचाप एकदम सुन के चले जाते हैं, मेरी क्लास में एक भी कमेंट नहीं की हो आज तक, जरा यस मैम लिख दो तो बिल्लू से मिलवाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज ही हम आपको पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो गई है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह पे मिल जाएगा। चाहो तो आप नोट्स बना लो, चाहो तो आप रिवाइज कर लो, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, बस पढ़ते रहो। ये फालतू की बातें जो है ना, आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, कब होगा पेपर, कैसे होगा पेपर, हम क्या करें, हम नोट्स बनाए कि ना बनाए, पेपर में मैम पढ़ें कि ना पढ़ें, पेपर देने जाएंगे तो अब कुछ बच्चे कहो थोड़े दिन बाद जब उनको ये पता चल जाए कि पेपर सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पता है क्या, वो हर जगह सब वीडियो में हमसे यही पूछेंगे कि मैम पेपर में पेन लेके जाएं कि ना जाएं। अब हम उनको यही बताएंगे। कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि मैम जेल पेन लेके जाएं कि डॉट पेन लेके जाएं कि मैम पेंसिल लेके जाएं। अब है ना, बताओ तुम हाथ पकड़ के पेपर दिलाएं जल के सबको, एक एक को। गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बस हमें एक बात कह रहे हैं। बात का मतलब ये है, देखो बहुत पोलाइटली समझाते हैं। अभी थोड़ा हमको गुस्सा आ भी गई इस बात से, चलो अब पोलाइटली बताते हैं आपको। होता क्या है कि आप छोटे नहीं रहे अब, है ना। कोई छोटे छोटे बच्चे हो ना, उनको जैसे बिल्लू अभी आएंगे, है ना, तो बिल्लू अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछें तो हम बिल्लू को तो बहुत अच्छे से समझाएं कि बच्चा ऐसे नहीं होता है। अब आप लोग उतने छोटे नहीं बच्चे हो, आप लोग बड़े हो गए। देखो, मानो चाहे ना मानो, बड़े तो हो ही गए हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना स्नातक, परिस्नातक, इवन उससे ज़्यादा भी कुछ, या आपकी कंटिन्यूटी छूट गई हो, फिर आप बीएड कर रहे हो यहाँ, है ना। तो बीएड अगर कर रहे हो, इट मीन्स कि आप शिक्षक हो, तो उस तरह से बिहेवियर करो, उस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछो हमसे कि जो लगे कि हाँ जेन्युइन क्वेश्चन है, मुझे भी उसका रिप्लाई करने में मजा आए, है ना। मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों के क्वेश्चन इतने बेहतर होते हैं। और हाँ, और आपको अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए। भाई आप एक शिक्षक हैं, लाइक करना हर एक सेशन को, बिना मेरे कहे हर एक सेशन को लाइक करना। अपने, अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स है, उनको शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ये सब चीज़ें आपके दायित्व हैं, इनको पूरा करिए। बाकी क्लासेस तो आपकी रोज चली नहीं है। जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, यही है, इसी को आपको सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। फिर जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आपके बिल्लू आ गए। देखो, ये वही बिल्लू हैं जो कल मिले थे आपको, ये भी आज भी रो रहे हैं। और इनका रोने का कारण सिर्फ क्या है, देखो इन्होंने लिखा भी है, मुझे कोई भी प्यार नहीं गलता। अब इनको कौन प्यार नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये आप लोग समझो। ये हमसे नहीं रो रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से रो रहे हैं। आप ही लोगों ने इनको रुलाया है, और उनका रुलाने का कारण ये है कि सेशन को लाइक नहीं किया है आपने। कल इनको हम हंसता हुआ लेकर के आएंगे, ठीक है। तो कैसे लगे आज के बिल्लू आपको?
क्लास होती करते हैं यहीं से एंड। एक बार आप लोग ज़रा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अपने मम्मा पापा दादी दादू से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा, है ना। फिर आपसे मिलते हैं। चलो अब अपने लिए सबके लिए वही लाइन लिख दो जो मैं रोज लिखवाती हूँ, क्या कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इनको भी खुश कर दो भाई, अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी हैप्पी। सबका ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। ओके।